YouTube में, you can go and anytime you can see. Okay, so we are starting with another technique, which is a very powerful technique, but it has been it has been turned obsolete. Obsolete मतलब अभी यूटिलाइज नहीं होता है इतना, ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता था, अभी नहीं होता, ठीक है, उसके रीजंस भी है। ओके, सो जो हम लोगों ने क्लोन्ड डीएनए हम लोगों ने देखा था, राइट, स्टार्टिंग में, कि सी डी एन ए लाइब्रेरी, ओके, जीनोमिक लाइब्रेरी, क्रोमोसोमल लाइब्रेरी, राइट, हम लोगों ने देखा, राइट। एंड अभी तो उसका अभी एनालिसिस करना है, ठीक है, जो क्लोन डीएनए है अंदर, उसका एनालिसिस करना। तो कैसे करोगे क्लोन एनालिसिस, कैसे करोगे? दो मेथड्स इधर दिखाए, सदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। वैसे हम लोगों ने एक CDNA लाइब्रेरी के लिए हम लोगों ने करीबन वेस्टर्न ब्लॉटिंग देखा। ओके, सो आप बोलोगे कि सदर्न ब्लॉटिंग है, देयर माइट बी अ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ऑब्वियसली है, ठीक है, और फिर देयर इज ऑल्सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो नाम किधर से आया? ईस्टर्न ब्लॉटिंग है क्या? वो आप चेक कर लो, ठीक है, एक मिनट, स्टूडेंट्स आर कमिंग। ओके, सो थिंग इज कि सदर्न वाज अ सरनेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है, तो उसका नाम है EM सदर्न, ठीक है, सरनेम जैसे मेरा काला हो गया, ओके, ओके, वैसे ही उसका नाम सदर्न था, मतलब सरनेम सदर्न था। ओके, नाउ नॉर्दर्न इज नॉट द सरनेम, बट उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, इसलिए सदर्न का नॉर्दर्न किया, फिर वैसे ही वेस्टर्न किया, ठीक है। फिर देर इज वेरिएशन भी आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो किधर से हम लोग, इधर। ओके, तो सदर्न ब्लॉटिंग में क्या है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक। अभी इसका एक काम कर सकते हैं हम, वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद डायरेक्टली, ये सारे स्टेप्स पढ़ने से पहले वी कैन डायरेक्टली गो टू कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ओके, सो कैसे सदर्न ब्लॉटिंग किया जाता है उसके बारे में बताएं। ओके, तो जैसे नॉर्मली सदर्न ब्लॉटिंग आपका, मैं इसका जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी का नहीं बोल रहा हूँ अभी, नॉर्मल एज अ जीनोम का भी अगर हम लोग डायरेक्टली जीनोम को भी उठा के देखें तो वी कैन गो फॉर सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। कैसे किया जाता है सदर्न ब्लॉटिंग? तो पहला स्टेप देख लो। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, जो जीनोम है, टारगेट जीनोम है, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। whether you are researching on a particular organism like E. coli or Saccharomyces cerevisiae और ह्यूमन, ठीक है। तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका आइसोलेटेड या जीनोमिक मटेरियल कौन सा एनालिसिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेलुलर डीएनए ले लिया, उसको आपको कट करना है विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। सो आपका आ गया, पहले तो एक तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन फिर आपको करना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। ओके, तो ये वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स जनरेट हो गए। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किधर कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट्स में कट करेंगे, ठीक है। एंड दिस वुड बी अ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे विथ डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है। बहुत सारे मतलब फ्रैगमेंट्स मिलने वाले, और ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट वुड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ, क्योंकि जो पोजीशन है ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद ही रिपीट होता है, ज़रूरी नहीं है, इट मे रिपीट। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज almost same, but it may not get repeated after like 256 बेस पेयर के बाद रिपीट ही होगा। ओके, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी बताई, तो फ्रीक्वेंसी आजू बाजू में भी हो सकती है, इट मे टेक गुड रेस्ट्रिक्शन साइट में भी डिस्टेंट प्लेस डिस्टेंटली। ओके, एंड ऑब्वियसली क्योंकि म्यूटेशन इवेंट्स होते हैं, देयर आर ऑल्सो सब्सटीट्यूशन इवेंट्स, राइट। म्यूटेशन के अंदर ही आता है, सब्सटीट्यूशंस होते हैं, बेस पेयर चेंज होता है। ओके, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सो उसकी वजह से क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स बन सकते हैं, इट मे बी क्रिएटेड और इट मे बी डिलीटेड। ओके,
ध्यान से सुनो, रेस्ट्रिक्शन साइट जनरेट हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन साइट डिलीट भी हो सकता है, ठीक है, म्यूटेशन इवेंट की वजह से। ओके, इट मे बी सब्स्टिट्यूशन इवेंट, इट मे बी ऑल्सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, आगे चलते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ऑब्वियसली एडिशन एंड डिलीशन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ना नेक्स्ट थिंग है, जब फ्रैगमेंट्स जनरेट हो गए तो फ्रैगमेंट्स को क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आपको, क्योंकि डीएनए यूटिलाइज कर रहे हैं, तो अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो ऑब्वियसली जब अगारो जेल रन कर रहे हैं तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो। ओके, सो इससे आपको एंड जेल विल एक्ट एज अ मोलिकुलर सीड एंड योर डीएनए विल गेट रिजॉल्व। मतलब आपके बड़े फ्रैगमेंट्स पीछे रहेंगे, सबसे छोटे फ्रैगमेंट्स आगे रहेंगे, एंड जो इवनली मतलब इट विल बी distributed. Okay, not evenly, but it will be distributed according to its mass. Okay, अभी इधर आ जाता है। ये तो तीन स्टेजेस देखे हम लोगों ने, एक तो सेलुलर डीएनए एक्सट्रैक्शन, उसका फिर कटिंग, और फिर उसका कटिंग के बाद एज इन कटिंग बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद अगारो जेल रन करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और भी जो पावरफुल टेक्निक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये सदर्न ब्लॉटिंग इज अ नथिंग बट बहुत सारे स्टेप्स, पावरफुल स्टेप्स को कंबाइन करके पावरफुल टेक्निक बनाया गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं इसमें, ट्रांसफर ऑफ टू मेम्ब्रेन फिल्टर, तो इसमें बोल क्या रहे, तो इसके लिए इसको करने के लिए हम लोग पहले इधर आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड में। ओके, सो होपफुली व्हाइट बोर्ड दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने पहला स्टेप क्या किया, जो डीएनए था उसको हम लोग ने आइसोलेट किया और उसको कट किया विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ रहे हैं। ओके, ना नेक्स्ट थिंग इज, फिर आपको फ्रैगमेंट्स जनरेट करके मिले, ठीक है, वेरिंग साइजेस के, ठीक है। उसको आपने अगारो जेल रन किया, उसका अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा, ठीक है। जेल में ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा, बट दिखेगा नहीं, हम लोग वी आर नॉट स्टेनिंग दिस डीएनए। ओके, सो आपको बहुत सारे बैंड्स मिलेंगे। ओके, ठीक है, तो बहुत सारे बैंड्स मिलेंगे। अभी आप बोलोगे कि इतने सारे बैंड्स का हम लोग को करना है क्या, हम लोग को तो टारगेट क्लोन्ड डीएनए चाहिए, ठीक है, एक टारगेट डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट से काम। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर कहीं ना कहीं तो रहेगा, ये बैंड में से कहीं ना कहीं तो रहेगा, राइट। एंड ये अगर तुम लोग इसको स्टेन कर दोगे तो बैंड ऐसा दिखेगा, या पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा, एज एन ऐसा दिखेगा करीबन, इधर आ जाता है, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। सो दिस इज नथिंग बट लाइक काइंड ऑफ स्मज, स्मज मतलब पूरा का पूरा फैल चुका है, तो आपको पता ही नहीं, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रैगमेंट्स, किधर है मेरा टारगेट फ्रैगमेंट, किधर है। ओके, सो फाइंडिंग अ फ्रैगमेंट इन, अगर मैं इधर ही फ्रैगमेंट को ढूंढने की कोशिश करूंगा तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इट वुड बी समवेयर हेयर, बट यू मे नॉट बी एबल टू पिन पॉइंट इट, राइट। तो इसके लिए तो क्या हुआ, क्या क्या देखा हम लोग ने, जीनोमिक डीएनए लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, वेरिंग फ्रैगमेंट्स मिले, अगारो जेल रन किया, और आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिले। ओके, अभी बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिले, अब क्या करना है इसका, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये बैंड्स डिट्टो आपको मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, डिट्टो मेम्ब्रेन में, ठीक है, साइज टू साइज पूरा का पूरा डीएनए बैंड्स आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा मेम्ब्रेन में। ओके, तो आप बोलोगे कि मेम्ब्रेन में क्यों करना है, मेम्ब्रेन, ओके, और जेल में क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो जेल के अंदर है,
पहला चीज़, ठीक है। उसको आपको जेल क्योंकि आपको आगे प्रोब्स यूटिलाइज करना है, तो क्या होगा, आपको जेल को ये बैंड्स चाहिए रहेगा, ठीक है। और उसको डबल स्टैंडर्ड ये बैंड्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको सिंगल स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर है, ठीक है। और देर इज़ ऑल्सो प्रोसीजर ऑफ 80 डिग्रीज, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ बेकिंग, ठीक है। तो अब अगर जेल को बेक करने जाओगे तो जेल का जो सॉलिडिफाइंग टेम्परेचर है वो 60 डिग्रीज है, ओके। सो आप जब 60 डिग्रीज में अगर सॉलिडिफाइंग टेम्परेचर है, मतलब 80 डिग्रीज में क्या हो जाएगा, ये पूरा जेल मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो गया तो ये इट विल इट होल्ड दिस बैंड्स टुगेदर? नो, ऑब्वियसली नॉट। इधर पोजीशन में ही नहीं रहेगा बैंड्स, वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा बैंड्स बिखर जाएंगे, ऑब्वियसली। सो जेल इज नॉट फीजेबल थिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे बैंड्स, डिट्टो के डिट्टो ट्रांसफर करने पड़ेंगे आपको मेम्ब्रेन में। अब कैसे कर सकते हो मेम्ब्रेन में, तो इधर आ जाता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टेक्निक पढ़ रहे हैं, सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, ओके। सो इधर ये जो स्टेप है इट इज अ ब्लॉटिंग स्टेप, ओके, ब्लॉटिंग। तो ब्लॉट मतलब क्या, जो इधर जो डीएनए है, फ्रैगमेंट्स है या बैंड्स है, उसको आपको ब्लॉट करके ट्रांसफर करना है। तो ब्लॉटिंग क्या होता है, व्हाट इज ब्लॉटिंग? तो आपने अगर बचपन में किया रहेगा, जैसे चौक रहता है, चौक यूटिलाइज करते हो, और आपने इंक डाला रहेगा कहीं, निकल गया, तो आप चौक को क्या करते हो, उसके ऊपर डाल देते हो, तो क्या होता है, इट विल ब्लॉट ऑल द इंक, राइट, या वाटर, ठीक है। वैसे ही इधर भी आपका सेम काम कर रहा है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी था, तो वो भी व्हाट बेसिकली जो आपका सॉल्वेंट सिस्टम था उसको ब्लॉट ही कर रहा है एक टाइप का, ठीक। और जो इधर जो फ्रैगमेंट्स से जो भी आपका मॉलिक्यूल था वो ये हो रहा है, ठीक है, वो कैपिलरी एक्शन से मूव कर रहा है, राइट। सबको पता है ना कैपिलरी एक्शन क्या होता है, यस और नो, ठीक है। सो इधर आ जाते, यस, पता है ना सबको, यस, ओके। सो तो कैपिलरी एक्शन से मूव करता है जब भी जैसे हम लोगों ने सॉल्वेंट सोल्यूशन में डाला, ओके। सेम थिंग अभी ब्लॉटिंग हम लोग कर रहे इधर मेम्ब्रे सॉरी इधर जेल से हम लोग ब्लॉट कर रहे बैंड्स को, मतलब डीएनए को इनटू मेम्ब्रेन। अब कैसे होगा, कैसे ब्लॉटिंग होगा, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्लॉटिंग, ठीक है। एक होता है कैपिलरी ब्लॉटिंग, ठीक है, अभी नाम से समझ रहे हैं कि कैपिलरी एक्शन यूटिलाइज हो रहा है। और दूसरा हो रहा है इलेक्ट्रोफोरेटिक ब्लॉटिंग, ठीक है, ये शायद इधर ना हो, ओके। मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोफोरेटिक ब्लॉटिंग। अभी इसमें हो क्या रहा है, कैपिलरी ब्लॉटिंग में क्या हो रहा है कि आप क्या करोगे, एक टैंक ले लोगे, एज एन टैंक, नॉट आर्मी टैंक बट कंटेनर, ठीक है। उसमें आपने जेल रखा हुआ है, ठीक है, जेल रखा हुआ है, इधर ये आपके बैंड्स है, ठीक है, ओके। एंड आप इधर तक क्या करोगे, इधर तक आप बफर डाल दोगे, okay? तो बफर क्या करेगा, आपका पीएच मेंटेन करेगा एंड डीएनए के स्टेबिलिटी बनाए रखेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग यू विल पुट मेम्ब्रेन, ठीक है, जिस मेम्ब्रेन में आपको ट्रांसफर करना है उसको क्लोज कॉन्टैक्ट में रखोगे, देयर वुड बी नथिंग बिटवीन मेम्ब्रेन एंड जेल, ठीक है। उसके ऊपर क्या करोगे, उसके ऊपर बहुत सारे क्या बोलते हैं आपको, पेपर्स रखोगे, ब्लॉटिंग पेपर्स रखोगे, ठीक है, स्टैक रखोगे, ब्लॉटिंग पेपर पूरा, मतलब करीबन करीबन आधा किलो का आप ये रखोगे ब्लॉटिंग पेपर, ओके। तो ब्लॉटिंग पेपर, फिर उसके ऊपर आप क्या करोगे, एक बुक रख सकते हो, जैसे आपको आपकी फेवरेट बुक बता दो, कौन सी है फेवरेट बुक,
लेनेंजर पढ़िए, लेनेंजर पतली से बुक है ना, उसको रख दोगे तो बेसिकली एक टाइप का प्रेशर इधर आएगा। ओके, सो थिंग इज कि ये बुक रखा है, जैसे इधर दिखाया है, देखो इधर। ओके, सो वैसे ही है, ठीक है। इधर पेपर टॉवल्स बोला है, okay, तो इधर वेट जो है ये आपका आई जेनेटिक्स का ही बुक है। ओके, सो सेम थिंग है, आपको क्या करना है इधर, आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये सेटअप किया। अभी क्या होगा, इधर बफर जो है इट विल, क्योंकि इधर बहुत सारे ड्राई पेपर टॉवल है, ठीक है, वेट नहीं है, ड्राई है। तो क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये जो बफर है इधर से इधर जाएगा, ठीक है, एंड ये सारे पेपर टॉवल को गीला करेगा। तो ये जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा, आपका धीरे धीरे डीएनए मूव करेगा, ओके, इधर आ जाएगा, तो आपके जो भी डीएनए वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको ओवरनाइट रन करना पड़ता है, ये कैपिलरी एक्शन को, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी ब्लॉटिंग, ठीक है। समझा ये ऊपर से गया, बता दो मुझे, अब तक समझा कि ऊपर से गया कुछ, बता दो। बाकी लोग ऊपर से जा रहा है। सलोनी, सामिया, सुचिता, ओके, ठीक। सो ओके, सो इसको बोलते हैं कैपिलरी ब्लॉटिंग। तो इसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो बफर है इट विल बी ट्रांसफर टू ड्राई पेपर टॉवल, ठीक है, या ब्लॉटिंग पेपर्स। ओके, सो ये क्या करता है, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसको मूव कर देता है, एंड कैपिलरी एक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है डीएनए का। ओके, तो ये बहुत सिंपल था, एंड इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेटिक ब्लॉटिंग की बात की थी, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, बफर डाल रहे हैं, ठीक है, बफर डाल रहे हैं, और इसको भी ऑब्वियसली सेम कंटेनर में रखेंगे। इधर हम लोग रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इधर हम लोग रखेंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस विल क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये इधर रिपेल करेगा एंड डीएनए का मूवमेंट इधर से इधर रहेगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं कैपिलरी, सॉरी, इलेक्ट्रोफोरेटिक ब्लॉटिंग, जिसमें वाया यूज ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन में क्या हो गया, आपका सारे के सारे बैंड्स ट्रांसफर हो गए, तो इसको बोलते हैं ब्लॉटिंग। अभी क्या करना है, तो आपको ओके, सो अभी क्या हुआ, आपके पास डीएनए फ्रैगमेंट्स है, ठीक है, बट बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स है, और ये आपको दिखेंगे नहीं जब तक आप उसको स्टेन नहीं करोगे। तो स्टेन करना नहीं है अपने को क्या करना है, अपने को कुछ प्रोब्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे, ताकि हम लोग एक ही बैंड जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको देख सकें, ठीक है। सो अब क्या करोगे, अभी आप यूटिलाइज करोगे व्हाट इज कॉल्ड एज टेक्निक, ठीक है। बट आप प्रोब्स यूटिलाइज करने से पहले, क्योंकि प्रोब्स क्या है, आपका ये डीएनए, तो आपका प्रोब भी डीएनए रहेगा, या दूसरे भी हो सकता है, सी डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है, या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। ओके, नाउ
जो आपका इधर जो भी प्रोब है इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब। ध्यान से देखो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब है जो कि आपके टारगेट को बाइंड करेगा, उसको वो भी सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। बट इधर हम लोगों ने कोई भी स्टेप में बात किया कि डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड हो रहा है, नहीं बात किया। तो अभी आते हैं हम लोग कि डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल है, आप ये मेम्ब्रेन लोगे, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, एल्कलाइन ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है। एल्कलाइन ट्रीटमेंट से क्या हो जाता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो डी नेचर हो जाता है इनटू सिंगल स्टैंडर्ड, ओके, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपका जितने भी डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड में हो गए, ओके। अब ये एल्कलाइन है, एल्कलाइन में आपका डीएनए प्रोब काम नहीं करेगा, तो इधर आपको फिर इसको न्यूट्रलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज करके आपको इसको एक स्टेप और आता है जो कि दिखाया नहीं गया, इट इज़ बेकिंग। बेक करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं है बेक करना है, ऐसा नहीं केक बेक नहीं करना अपने को, 80 डिग्रीज फॉर 2 मिनट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, सो बेक उसको डिपेंड करता है, आप ये एक बार प्रोटोकॉल देख लेना। सो 80 डिग्रीज फॉर फ्यू सेकेंड्स, 30 to 2 minutes, ज़्यादा नहीं। ओके, इससे क्या होता है कि आपका डीएनए पूरी तरीके से जो इम्बेड एज इन आपका जो डीएनए वो ऐसा दिखेगा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इट विल गेट अटैच टू मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। नाउ मेरा टारगेट जो है डीएनए उसको उसके लिए मैं प्रोब डिज़ाइन कर सकता हूँ, या सीडीएनए प्रोब ले सकता हूँ, या जो भी प्रोब है लिया, और फिर मैंने प्रोब्स को, ऑब्वियसली प्रोब क्या हो सकते हैं, प्रोब में भी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, फ्लोरेसेंट लेबल, केमिल्यूमिनेसेंट लेबल और इंजाइम लेबल, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव प्रोब्स भी बोल सकते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ओके। सो आगे जाते, प्रोब्स लिया मैंने, इसको ट्रीट किया, मेम्ब्रेन को ट्रीट किया विद प्रोब्स, ठीक है। उसको फिर 2-3 बार वॉश दिया, जिससे जो अनबाउंड प्रोब्स रहेंगे, जिसने किसी को भी बाइंड नहीं किया, वो निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अभी ये जो प्रोब्स है ये एक पर्टिकुलर, जैसे इसने बाइंड किया इधर, ठीक है, किसी डीएनए बैंड को बाइंड किया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ओके। सो आपको क्या मिलेगा इधर, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपको करना है ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी, ओके। ऑटो रेडियोग्राफी के बाद जब ऑटो रेडियोग्राम जनरेट होता है, मतलब एक्सरे फिल्म में आपका रेडिएशन एक्सपोज होगा, तो फिर उधर ब्लैक बैंड मिलेगा, ठीक है, ओके। ब्लैक बैंड मिलेगा तो मैं फिर मुझे पता चल जाएगा, हाँ ये मेरा बैंड है, या मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर है, ठीक है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर है, ठीक है। तो इसको ये फिर इसको मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि हाँ ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर मैं आई कैन मूव बैकवर्ड, ठीक है, और मैं फिर पता कर सकता हूँ, ठीक है। मैं पता लगा सकता हूँ, हाँ ये इतना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है, मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और या उसके आगे का प्रोसीजर भी हम लोग देख सकते हैं, ओके। होपफुली समझ में आया कि ऊपर से क्या बता दूँ। बाकी ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यस, ठीक है, अभी प्रोसीजर रीड कर लेते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या एक्स्ट्रा नॉलेज क्या दिया हुआ है इसमें, ओके। सो एज पार्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ जीन, इट इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन जीनोम, ठीक है। तो हम लोग को रेस्ट्रिक्शन साइट डिटरमाइन करने के लिए भी काम आ सकता है सदर्न ब्लॉटिंग, ओके।
या अपने को हम लोग को जीन ऑफ इंटरेस्ट पे जिधर है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी काम हो सकता है। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए रहते हैं, जैसे होमोलोगस जीन्स के बारे में, जैसे हम लोग ने प्रीवियस में पढ़ा था कि वी कैन यूज़ माउस जीन्स फॉर डिटरमाइनिंग आपके एनिमल जीन्स, ठीक है। ओके, ह्यूमन जीन्स, दूसरे ह्यूमन जीन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं सिमिलैरिटी निकालने के लिए। ओके, सो ये कंपेयर कर सकते हैं हम होमोलोगस जीन इन डिफरेंट स्पीशीज, इंट्रॉन्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे के जो फ्यूचर एक्सपेरिमेंट है उसको, उसमें क्लोन पार्ट्स की ज़रूरत रहती है, उसको फिर डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो वेक्टर के अंदर जैसे हम लोगों ने लाइब्रेरी जनरेट किया था, वैसे हम लोग वो जीन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, कौन सा जीन गया। ओके, या स्क्रीन करना है अपने हमको इंडिविजुअल्स विद फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट्स के लिए, तो उधर हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स की डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे फॉर कुछ एक एग्जांपल, कुछ डिजीज में रेस्ट्रिक्शन साइट्स मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग डिटेक्ट कर पाए कि चेंजेस आए रेस्ट्रिक्शन साइट में, तो फिर इट में द इंडिविजुअल में भी सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है। ओके, सो हम लोग इधर कौन से प्रोब्स यूटिलाइज कर सकते हैं, cDNA प्रोब हो सकता है, ठीक है, या जीन प्रोब हो सकता है, DNA प्रोब नॉर्मल, ठीक है। और मैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का प्रोब, DNA प्रोब निकाल के यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होपफुली तुम लोग को फर्स्ट पार्ट समझा रहेगा। अभी इसमें जो स्टेप स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, तो पहला क्या, आपको सैम्पल जीनोमिक DNA आइसोलेट करना, ठीक है, और उसको कट करना है विद डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर सकते। तो अगर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया तो क्या होगा, आपको रिजल्टिंग आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, एंड सेपरेशन वुड बी टीडियस टास्क। ओके, तो आपको एक 2 या 3 उससे ज़्यादा करने जाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बहुत सारा एज एन बहुत सारे बैंड्स मिलने वाले हैं। ओके, आगे चलते हैं। DNA restrictions fragments are separated by size, obviously by size and mass by agarose electrophoresis, ठीक है। फिर DNA को हम लोग स्टेन कर सकते हैं एथिडियम ब्रोमाइड से, ठीक है, और UV लाइट के अंडर एक्सपोज कर सकते हैं। When genomic DNA is digested with the restriction enzyme, the resulting result is continuous smear of fluorescence down the length of gel, because enzyme produces many fragments ranging in size from small to large to। तो जब भी आप DNA उसको ETBR से स्टेन करोगे तो आपको पूरा का पूरा स्मीयरिंग मिलेगा, ठीक है, स्मीयरिंग मिलेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे फ्रैगमेंट्स रहते हैं, एक दो फ्रैगमेंट नहीं रहेंगे, बहुत सारे फ्रैगमेंट, मतलब एज एन थाउजेंड्स ऑफ फ्रैगमेंट्स रह सकते हैं। तो उसमें आप एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसमें जो डीएनए, एक्चुअली डीएनए फ्रैगमेंट्स को स्टेन नहीं किया जाता, बट डीएनए फ्रैगमेंट्स को देन इट विल बी ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन फिल्टर। और कैसे किया जाता है ये हम लोग को पता है, ठीक है, ब्लॉटिंग बोला जाता है इसको। ऑन ब्लॉटिंग कैन बी इलेक्ट्रोफोरेटिक ब्लॉटिंग और कैपिलरी ब्लॉटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आपको एल्कलाइन सोल्यूशन से ट्रीट करना है, जिससे आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचर हो जाए, या उसको वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। The gel is neutralized and placed on piece of blotting paper। तो जेल न्यूट्रलाइज कर देंगे और ब्लॉटिंग पेपर में उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसमें ब्लॉटिंग, बेसिकली ब्लॉटिंग कैरी आउट करेंगे। ओके, ये सब वाला। एंड देन फिर उसके बाद क्या, एंड्स ऑफ पेपर कंटेन अ बफर एंड एक्ट एज अ विक। विक का काम करता है, मतलब वो खींचता है, ठीक है, ब्लॉटिंग का काम करता है। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो है बफर सोल्यूशन इन द बॉटम इज बेक्ड अप टू द ब्लॉटिंग पेपर पासिंग थ्रू जेल, ठीक है। तो बेसिकली ये इन प्रोसेस क्या करेगा, डीएनए फ्रैगमेंट्स को पिकअप करके बफर पिकअप करके उसको ट्रांसफर कर देगा मेम्ब्रेन फिल्टर में, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके फ्रैगमेंट्स फ्रॉम जेल विल बी ट्रांसफर टू आपका मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एक बार आपके सारे फ्रैगमेंट्स ट्रांसफर हो गए,
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेबल्ड प्रोब्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। लेबल्ड प्रोब्स, आप एम्प्टी प्रोब्स यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, मतलब अनलेबल्ड प्रोब्स को कभी भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको लेबल्ड प्रोब से ही पता चलेगा कि एक्चुअली फ्रैगमेंट किधर है, ठीक है, और कितने साइज का भी है ये भी डिटरमाइन कर पाओगे। ओके, डिटेक्शन ऑफ द प्रोब इज कैरिड आउट बाय अप्रोप्रिएट आपको टेस्ट। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो लेबल्ड प्रोब से या आपके केमिल्यूमिनेसेंस से या फ्लोरेसेंस से, या तो आप एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी कैरी आउट कर सकते हैं। बट इफ यू आर यूजिंग इंजाइम एज अ लेबल, तो आपको उधर आपका सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपका कलर्ड प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑटो रेडियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो तो इससे हम लोग रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट का साइज कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। एक जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है, जो इंजाइम्स ने तोड़ा ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने तोड़ा, तो फ्रैगमेंट का साइज कितना है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। और स्टैंडर्ड भी रन कर सकते हो बाजू बाजू में, एज एन डीएनए लैडर यू कैन रन, एंड देन यू कैन डिटरमाइन अप्रोक्सीमेटली डिटरमाइन इट्स साइज। Okay, now okay, from fragmented size, a restriction fragment can map can be generated to show relative position of restriction site. तो restriction maps generate कर सकते हैं, but इतना technically इतना 100% सही नहीं हो सकता। okay, सो BAM-H1 जैसे प्रोड्यूस कर रहा है एक डीएनए फ्रैगमेंट, एग्जांपल भी दिया 3 किलो बेस पेयर का, वो हाइब्रिडाइज करेगा विद लेबल प्रोब। इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ BAM-H1 एंड PST1 इज यूज्ड, मतलब इधर इंस्टेड ऑफ वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर, ठीक है, 2 डीएनए फ्रैगमेंट्स इज प्रोड्यूस्ड, 1 किलो बेस पेयर का एंड अदर 2 किलो बेस पेयर, ठीक है। तो इधर क्या बोल रहा है ये, इधर आ जाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका एक डीएनए, ठीक है, तो अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है तो आपका क्या कितना कितना फ्रैगमेंट मिलेगा आपको, फ्रैगमेंट मिलेंगे एक और दूसरा, दो मिलेंगे, ठीक है। बट आप सेम यूजिंग टू एंजाइम्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो आपको कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे इधर, कितने मिलेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो वही बताया गया, ठीक है। तो यही बताया गया कि आपको इंस्टेड ऑफ एक ही फ्रैगमेंट आपको मल्टीपल फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, अभी इसमें खाली दिखा है कि 2 फ्रैगमेंट मिल रहा है और एक पर्टिकुलर साइज बता दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि एक पर्टिकुलर पोजीशन कितना दूर है PST1 का, ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। तो ये जो होल प्रोसेस हम लोगों ने देखा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय एज, फिर ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग देखा, फिर इन फिल्टर में ट्रांसफर किया या ब्लॉट किया इनटू मेम्ब्रेन फिल्टर, एंड फिर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूटिलाइज किया। सो हाइब्रिडाइजेशन किसका हो रहा है, आपका सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है और आपका प्रोब के बीच में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिड मतलब जो प्रोब है जब बाइंड करेगा आपको टारगेट डीएनए में, तो ऑब्वियसली प्रोब इज आल्सो सिंगल स्टैंडर्ड एंड योर टारगेट डीएनए इज आल्सो सिंगल स्टैंडर्ड। जब वो बाइंड करेंगे इट इज नथिंग बट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ओके। सो इसमें मल्टीपल पावरफुल टेक्निक्स यूटिलाइज हो रहा है। तो ये जो बेसिकली ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल टेक्निक्स इन्वॉल्व, ठीक है। ओके, सो एडवर्ड एम सदन में नाम के ऊपर रखा गया, एज एन साइंटिस्ट का नाम था, तो एम सदन, तो सदन के ऊपर नाम, ठीक है, सर ने। ओके, जैसे डार्विन थ्योरी है, ठीक है, वैसे बहुत सारी चीज़ें है ना। इश्चेरिशिया कोलाई, तो ये वो किसके ऊपर नाम रखा गया, सर नेम के ऊपर रखा है, इश्चेरिच, ठीक है, ओके। वैसे ही आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी होता है,
जैसे सदर्न ब्लॉटिंग है वैसे ही करीबन करीबन सेम आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, बट नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में वी आर नॉट यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हो क्या है, होपफुली समझा। सदर्न ब्लॉटिंग समझा रहेगा आपको, 2 पेज का है। समझा कि ऊपर से गया? ओके, नेक्स्ट है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आपका आरएनए के लिए, सदर्न ब्लॉटिंग क्या था, किसके लिए था? डीएनए फाइंड आउट करने के लिए था। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आपका आरएनए के लिए, आरएनए फाइंड आउट करना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हम लोग किसी का सरनेम नॉर्दर्न नहीं। ठीक है, ओके। तो ये रिलेटेड है सदर्न ब्लॉटिंग से, इसलिए इसका नाम रखा गया नॉर्दर्न, मतलब एक डीएनए है एक आरएनए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। उसमें ये प्रोब्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूटिलाइज किया जाता है। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या हो रहा है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या किया था, इधर से डीएनए आइसोलेट किया था, सेलुलर डीएनए आइसोलेट किया था, और फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था। बट इधर क्या करना है, आपको आरएनए एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आरएनए आपका क्या हो गया, एमआरएनए आ गया, टीआरएनए और आरआरएनए आ गया। ठीक है, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और ऑब्वियसली आपको इधर डिग्रेड नहीं, मतलब उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट नहीं करोगे, क्योंकि आरएनए छोटा ही फ्रैगमेंट रहता है। ठीक है, तो टीआरएनए इज लाइक 90 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, 85 to 95, और आपका एमआरएनए कुछ 1000 बेस पेयर लॉन्ग रहते हैं, और टी एस आर आरआरएनए डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 16s आरआरएनए है तो 1500 बेस पेयर का रहेगा, और 18s रहेगा तो थोड़ा बड़ा रहेगा, 1800 बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, डिपेंड करता है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आरएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद, और आरएनए एक्सट्रैक्ट करना डीएनए एक्सट्रैक्ट करने से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको केयर रखनी पड़ती है, क्योंकि आरएनए में डीएनए का कंटेमिनेशन आता है, और आरएनए का हाफ लाइफ इज ऑल्सो 30 मिनट्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर रखना पड़ता है। ओके ना, जो आरएनए एक्सट्रैक्ट किया आपको उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली उसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, नॉर्मल आप जेल यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, इधर आपको स्पेशल जेल, स्पेशल स्पेशल टेक्निक यूटिलाइज करना पड़ेगा, विच इज टर्म्ड एज डीनेचरेशन, डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उससे क्या होगा, तो इधर आपका डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच बफर नीड्स, तो बफर ऐसा डिजाइन किया गया कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आरएनए का, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा आरएनए है। ठीक है, इसमें वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, राइट। तो अब अभी हमारा क्या है कि ये जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होना चाहिए तो ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बने। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जेल में ऐसे मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे जिससे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। तो बफर में ऐसे चीज डीनेचरिंग एजेंट डाली जाती है जिससे ये ये नॉर्मली नॉर्मल फोल्डिंग ना दिखा। ठीक है, तो हो सकता है यूरिया, और यूरिया सप्लाई करे इसमें। ओके, सो इसमें क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सारे एमआरएनए विल बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर फॉर्म, और जब वो हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो क्या होगा, जो इनका प्लेसमेंट रहेगा वैसे ही रहेगा जैसे डीएनए, स्मॉल फ्रैगमेंट सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, स्मॉल फ्रैगमेंट सबसे आगे रहेंगे, फिर उससे पीछे थोड़े बड़े फ्रैगमेंट्स, उससे पीछे बड़े बड़े बड़े, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग बेसिकली। इधर से देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, और इधर से देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका आरएनए इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स मास या साइज। ठीक है, समझा ये डीनेचरिंग बफर के बारे में, के ऊपर से गए। तो डीनेचरिंग बफर किसके लिए यूटिलाइज करते हैं,
कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं आरएनए के उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब वो अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, या अगर डबल स्टैंडर्ड रीजन्स भी अगर जनरेट होते हैं आरएनए में तो उसको भी सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड क्यों यूज करें, क्योंकि इधर हम लोग प्रोब्स यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, द आरएनए मॉलिक्यूल्स आर देन ट्रांसफर्ड, ऑब्वियसली एक बार सेपरेट हो गए, रिजॉल्व हो गए जेल में, तो उसको फिर ट्रांसफर किया जाएगा मेम्ब्रेन में, ठीक है, क्योंकि आगे के स्टेप्स आपको ये जेल झेल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आरएनए को ट्रांसफर किया जाता है फिल्टर में, और मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, ठीक है। ज़्यादातर मेम्ब्रेन फिल्टर आपके नाइट्रोसेलुलोज रहते हैं, ठीक है, ठीक है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अभी उसके बाद आपको ब्लॉटिंग के बाद आपको फिर हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा और आपको प्रोब्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे। तो इधर जो प्रोब्स रहेंगे वो ऐसे प्रोब्स रहेंगे कि वो आपके टारगेट डीएनए को बाउंड हो, ठीक है। और आपको जीन प्रोब यूटिलाइज करना पड़ेगा या सीडीएनए प्रोब यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों मैं नॉर्मल जीनोमिक प्रोब यूटिलाइज नहीं क्यों नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ले रहा हूँ तो उसमें इंट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो इंट्रॉन और क्योंकि ये आपका एमआरएनए, तो इंट्रॉन और एमआरएनए आपके शायद और ये क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हो सकता है इसमें, तो ये क्या होगा, इसमें इंट्रॉन स्प्लाइस हो जाएगा आरएनए में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जीन प्रोब ले सकते हैं या सीडीएनए प्रोब ज़्यादातर यूटिलाइज होता है। इससे हम लोग के टारगेट आरएनए फ्रैगमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग प्रोब, ठीक है, क्योंकि प्रोब कॉम्प्लीमेंट करेगा, ओके। तो इससे क्या पता चलेगा, अभी इतना सारा काम किया हम लोगों ने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में, तो इससे क्या पता चलेगा, एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि जो एमआरएनए का साइज कितना बड़ा, ठीक है, या आरएनए का साइज कितना बड़ा, द साइज ऑफ आरएनए फ्रैगमेंट आई कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लॉटिंग इसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। और भी है, ओके, साइज और साइजेस ऑफ एमआरएनए, तो एक एमआरएनए नहीं, ऐसे हम लोग मल्टीपल प्रोब्स डाल सकते हैं और मल्टीपल एमआरएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। डिफरेंट एमआरएनए, अच्छा, एक ही जीन हो सकता है कि मल्टीपल एमआरएनए जनरेट करो, तो ये कैसे हो सकता है, एक जीन मल्टीपल एमआरएनए कैसे बना सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ बात किया था इससे पहले, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, है ना, और एक्सॉन 3, ओके, उसके बीच में हो सकता है इंट्रॉन 1 हो, इंट्रॉन 2, ठीक है। तो हो सकता है एक एक एमआरएनए फुल एक्सॉन्स, दूसरे एमआरएनए में इंट्रॉन 1 आ सकता है, तीसरे एमआरएनए में इंट्रॉन 2 आ सकता है, ठीक है, इंक्लूडेड विद एक्सॉन्स, ऑल एक्सॉन्स, ओके, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो इधर एक ही इसके जीन के और खाली 3 कोडॉन एंड सॉरी एक्सॉन्स एंड 2 इंट्रॉन से लेके मेरे को 3 एमआरएनए जनरेट करके मिल रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मेथड्स। तो इधर आपको गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इधर आ जाते हैं, ठीक है। सो इन सम केसेस a number of different mRNA species is encoded by same gene, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, इधर डिफरेंट प्रमोटर साइट्स भी हो सकते हैं या डिफरेंट टर्मिनेटर साइट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर इंस्टेड ऑफ इधर, जैसे इधर प्रमोटर हो सकता है, तो प्रमोटर कहीं इधर भी हो सकता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आपका ये पूरा का पूरा एक पूरा जीन बड़ा बन जाएगा। ये आपका टर्मिनेशन साइट जैसे इधर के बदले हो सकता है कि इसको रिकॉग्नाइज ना करे तो दूसरा टर्मिनेशन साइट इधर रहेगा, इसके वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जीन का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझा कि ऊपर से जा रहा है, बता दो, बस खत्म होने वाला है, मैं इधर तक ही पढ़ा रहा हूँ आज के लिए, ठीक है, इधर बस, फिर अवेलेबल कंप्लीट, समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है। तो प्रमोटर और टर्मिनेशन साइट वुड बी डिफरेंट, ऊपर से जा रहा है, समझ रहा है, ओके।
खाली 2 लोग ही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और किसके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है? एनालिसिस के लिए कि टू इन्वेस्टिगेट वेदर एमआरएनए इज प्रेजेंट इन अ सेल टाइप ऑफ टिश्यू एंड हाउ मच इट इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हम लोग अपने ह्यूमन के बॉडी का देख लेते हैं। तो वी हैव अराउंड 200 प्लस सेल्स इन अवर बॉडी। ठीक है, मसल सेल्स हो गए, हार्ट मसल सेल हो गए, नॉर्मल आपके बाइसेप के सेल्स हो गए, तो दैट इज डिफरेंट, राइट। आपके हेयर सेल्स हो गए, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज हो गए। ठीक है, फिर आपके आई के सेल हो गए। ओके, फिर आपके लंग के सेल अलग हो गए, हार्ट लीवर के सेल्स अलग हो गए, पैनक्रियाज हो गए। ठीक है, ओके, सो बोन के सेल्स अलग हैं। तो इनमें कौन सा एमआरएनए जनरेट हो रहा है, और एमआरएनए जनरेट हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एमआरएनए एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, ये हम लोग रफली डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, ओके, दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज यूटिलाइज्ड इन डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ जीन एक्टिविटी, मतलब कितना जीन एक्सप्रेस हो रहा है। हायर जीन एक्सप्रेशन दिख रहा है तो आपको जो बैंड रहेगा वो ज़्यादा डार्क मिलेगा। कम जीन एक्सप्रेस हो रहा है मतलब आपको लाइट बैंड मिलेगा। लाइट बैंड एज इन तुमको जैसे इधर देखा गया, इधर क्या डार्क, काफ़ी डार्क बैंड है, तो हो सकता है जैसे इधर वो लाइट बैंड भी हो सकता है। ओके, तो ड्यूरिंग अभी सेम चीज़ मैंने खाली, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ही सेल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट सेल ले लेता हूँ। ठीक है, अभी हार्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेंट, इन्फेंट एज इन जब मदर के अंदर रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के अंदर जब रहता है, तो फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, नाइन्थ मंथ तक। ठीक है, तो हार्ट सेल के में कौन से एमआरएनए जनरेट होता है। ठीक है, ठीक है, ये डेवलपमेंट में आ गया, आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी आता है इसमें। ओके, ओके, एंड फिर उसके बाद आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है, मतलब नॉर्मल आपका पोस्ट पैंडिलियल, सॉरी पोस्ट नेटल डे बोला जाता है, सॉरी पोस्ट नेटल डे बोला जाता है, मतलब आफ्टर डिलीवरी जो बेबी रहता है वो कैसे कैसे डेवलप हो रहा है आफ्टर लाइक 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स डाउन द लाइन। तो उसका जो मसल का जीन एक्टिविटी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें से ऑब्वियसली आपको मसल का टिश्यू निकालना पड़ेगा। ओके, ओके, सो आपको एमआरएनए ईच एंड एवरी स्टेज डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट लेवल ऑफ एमआरएनए एक्सप्रेस होंगे, और वही एमआरएनए एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कितनी क्वांटिटी में, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, और कौन से स्टेज में कम हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ओके, तो हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, या जैसे मैंने बताया हार्ट सेल हो गया और ब्रेन सेल हो गया, तो वो दोनों सेल्स में वो एमआरएनए जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, दूस एक और है, कैंसर वर्सेस नॉन कैंसरस सेल्स में हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा एमआरएनए ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा एमआरएनए अंडर एक्सप्रेस हो रहा है। इससे क्या पता चलेगा, कैंसर सेल में अगर वो जो एमआरएनए ओवर एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, उस पे उस पे उसको मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि वो एमआरएनए ओवर एक्सप्रेस ना हो। ठीक है, और जो एमआरएनए अंडर एक्सप्रेस हो रहा है कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में नॉर्मल एक्सप्रेशन हो रहा है, तो उसको ओवर एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर लगा के या जेनेटिक इंजीनियर करके। ठीक, तो इधर हम लोग बिफोर आफ्टर का काफ़ी ज़्यादा ये वैल्यूज यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, ये आई थिंक हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, ये लास्ट था इधर। इधर इधर से पीसीआर चालू होता है, सॉरी। ओके, सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया रहेगा। यस, समझ में आया कि ऊपर से